हाँ चलो ना। चल क्यों नहीं रहा? चल गया। कैंसिल करो सारी क्लास। चलो क्या हुआ? चला नहीं? लिंक नहीं बनाया था क्या उन्होंने? चल क्यों नहीं रहा? नाइन फाइव टू वन फोर 9521426854। 567679। 67679 567679। यार ये कुर्सी सरका दोगे अंदर? नहीं नहीं, आप करो ना इस पे काम बैठ के। सरका दोगे कुर्सी? 2.0 में नहीं, 1.0 में।
हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अरे गले ने धोखा दे दिया यार कल। गले ने धोखा दे दिया। हाँ जी। DPP7 नहीं आ रही है। DPP7 में क्या नहीं आ रहा है? DPP7 तो आसान सी बनाई थी यार। कॉल मत करो, नंबर बदलना पड़ जाएगा, ठीक है ना? फालतू में कॉल मत करो, नंबर बदलना पड़ जाएगा, बदल देंगे नंबर। क्या यार रितेश जी, आपने नंबर लीक करवा दिया मेरा। बच्चे कॉल पे कॉल कर रहे हैं। कोई नहीं, चलो लॉक कागज दो, काम आएगा। चलिए, DPP7 में क्या तकलीफ आ रही है भैया? DPP7 में क्या तकलीफ आ रही है? देखें कहाँ तकलीफ आ रही है भाई DPP7 में। अबे कॉल करना बंद करो, पढ़ाऊंगा कैसे बेवकूफ हूं? कोई बात नहीं, आज ही नंबर चेंज करना पड़ेगा, क्या यार। कोई बात नहीं, नंबर तो चेंज हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी चीज थोड़ा ना है। नंबर का तो चेंज हो जाता है, नंबर का कोई बड़ी चीज नहीं। DPP नंबर 7 में कहाँ तकलीफ आ रही है? अरे बंद करो। कॉल करना बंद करोगे, मैं क्लास छुट्टी करूं? कर लो पहले, तुम आराम से कर लो, कॉल कॉल कर लो, आराम से तसल्ली से कर लो, ठीक है? कर लो। DPP7 बहुत आसान है बेटा। DPP7 में कुछ भी नहीं है, DPP बहुत आसान है। केवल एक 12वां क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, वो कर लेते हैं। DPP7 का 12वां क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कर लेते हैं। विच ट्रांजिशन will release photon of minimum wavelength? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। ए 624 422 321 22, इसमें से मिनिमम एनर्जी वाला फोटोन कहां से निकलेगा? मिनिमम वेवलेंथ वाला फोटोन कहां से निकलेगा, बोलो। वेट एक मिनट, उठिए रे। अभी 1 घंटे बाद नंबर चेंज हो जाएगा ये, ठीक है ना? अभी 1 घंटे बाद ये नंबर चेंज हो जाएगा। हाँ जी, बताओ फटाफट, बताओ फटाफट। इसमें से मिनिमम वेवलेंथ वाला फोटोन कहां से निकलेगा? सीरीज डिसाइड करो सबसे पहले। ये है ब्रैकेट सीरीज, बामर, लाइमन और ये भी लाइमन, ठीक है? मैंने कल बताया था लैम्डा लाइमन मिनिमम, फिर लैम्डा बामर, फिर लैम्डा पास्टन, फिर लैम्डा ब्रैकेट। तो मिनिमम वाला तो लाइमन में से निकलेगा, ये तो तय हो गया, मिनिमम वेवलेंथ वाला लाइमन में से निकलेगा। तो ये दोनों तो आउट हो गए, ये बचा और ये बचा। मिनिमम वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी। सर ऐसा कैसे कह दिया आपने, मिनिमम वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी?
क्योंकि E बराबर एच सी बाई लैम्डा, ये मिनिमम तो मतलब ये मैक्सिमम। ठीक है, अब देख लो, एक दो तीन, ये 2 से 1 है, ये 3 से 1 है। ज्यादा एनर्जी कहां लॉस हो रही है? ज्यादा एनर्जी कहां लॉस हो रही है? इसके लॉस एनर्जी को E1 बोल दो, इसके लॉस एनर्जी को E2 बोल दो। साफ साफ दिख रहा है E1 इज मोर देन E2। साफ साफ दिख रहा है E1 इज मोर देन E2। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है E1 इज मोर देन E2। ठीक है, तो इसका मतलब λ1 इज लेस देन λ2। तो आंसर होगा 3 2 1 सी ऑप्शन। आंसर होगा 3 2 1 सी ऑप्शन। एक ये क्वेश्चन ठीक है एसडीपीपी में, एक वो एक्स वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ठीक है। सारे ही करा दिए तुम्हें, ठीक है ना। चलो, तो ये कहानी तुम्हारी स्पेक्ट्रम की खत्म होती है। कल तक हम लोगों ने स्पेक्ट्रम के ऊपर काफी बातें कर ली थी। आज बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर पे। इनफैक्ट सबसे पहले बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर मॉडल। ये हमारा बोहर मॉडल खत्म हुआ। बोहर मॉडल, हालांकि बोहर ने बहुत ज्यादा चोरियां की, बहुत सारे साइंटिस्टों का काम उठाया, चुराया, साम दाम दंड भेद हर प्रकार से। अरे गले ने यार धोखा दे दिया। साम दाम दंड भेद हर प्रकार से इसने क्या किया, अपने मॉडल को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की। लेकिन कुछ ऐसे काम हुए, कुछ ऐसी चीजें हुई जिनसे 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 क्या नहीं हो पाया, ये मॉडल सेट नहीं हो पाया, ये मॉडल भी फिर फेल हुआ। तो पहले पढ़ते हैं वो कमियां जिनसे ये मॉडल फेल हुआ। जैसे पहला साइमल्टेनियस यूज ऑफ क्लासिकल एंड क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स, एक जगह पर तो उसने क्लासिकल फिजिक्स यूज कर ली, न्यूटन की तरह पार्टिकल मान लिया और न्यूटन की तरह KQ1 Q2 ओवर R स्क्वायर mv स्क्वायर बाई आर, एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया। जहां उसका मन किया वहां पर उसने एंगुलर मोमेंटम निकाला, जहां उसका मन किया वहां पर उसने सेंट्रीपिटल फोर्स निकाला, और जहां उसका मन करा वहां पर उसने h/2π यूज किया। तो एक ही साथ क्लासिकल और कॉम्प्लेक्स आप एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीजें क्लासिकल फॉलो करती हैं वो क्वांटम फॉलो नहीं करती। जो चीजें क्लासिकल फिजिक्स फॉलो करती हैं वो क्वांटम फिजिक्स फॉलो नहीं करती। दुनिया में 2 तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं मैक्रोस्कोपिक यानी कि बड़े, और एक होते हैं माइक्रोस्कोपिक यानी कि छोटे। मैक्रो जो होते हैं ये फॉलो करते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और जो माइक्रो होते हैं ये फॉलो करते हैं क्वांटम फिजिक्स। लेकिन इनने इलेक्ट्रॉन को अपनी घर की खेती के हिसाब से जब इनका मन किया तब इनने क्लासिकल फिजिक्स फॉलो करवाई, जब इनका मन किया इनने क्या किया क्वांटम फिजिक्स फॉलो करवाई। तो इलेक्ट्रॉन को इनने बना दिया धोबी का कुत्ता, ना क्लासिकल का, ना क्वांटम का, ना घर का, ना घाट का। जहां मन हो रहा है वहां क्लासिकल लगा रहे हैं, जहां मन हो रहा है वहां क्या लगा रहे हैं, जहां मन हो रहा है वहां क्लासिकल लगा रहे हैं, जहां मन हो रहा है वहां क्वांटम लगा रहे हैं। दूसरा, बोहर के मॉडल की सबसे बड़ी जो चीज थी, जो सबसे नई सबसे यूनिक चीज थी, वो थी mvr बराबर NH/2π, स्टेशनरी ऑर्बिट्स की कंडीशन। स्टेशनरी ऑर्बिट की कंडीशन, ठीक है ना। स्टेशनरी ऑर्बिट्स की जो कंडीशन है वो, ये बोहर का सबसे बड़ा यूएसपी था। जब लोगों ने बोहर से पूछा एक बात बताओ, ये mvr बराबर NH/2π आया कहां से, ये mvr बराबर NH/2π आया कहां से, तो बोहर बोला मोए का पतो। क्लासिकल का मतलब जो बेटा न्यूटन ने दी थी,
जो तुम पढ़ते हो, जो तुम्हें पढ़ाई जाती है, वो न्यूटन ने दी थी, ठीक है ना। क्लासिकल का मतलब जो न्यूटन ने दी थी वो, ठीक है। हाँ, हेल्थ मुझे पता है नहीं वेल है मेरी, इसलिए मैं थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगा, पढ़ाना तो पड़ेगा क्योंकि सिलेबस नहीं खत्म होगा, वैसे ही काफी डिले पे हो तुम। और मोहित सर ने मेरे को अल्टीमेटम दे दिया है, मोहित अदीत सर ने, कि सर अगर आपने अगले वेडनेसडे से मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं करनी थी, फिर इनऑर्गेनिक भी आप ही पढ़ाओगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है NH/2 वाला, एंगुलर मोमेंटम जो होता है MVR बराबर NH/2, जो कि इसकी सबसे बड़ी यूएसपी थी, जो सबसे मार्केट में सबसे नई चीज ये लेके आया था। जब इससे लोगों ने ये पूछा कि ये कहां से आया, जब इससे लोगों ने पूछा कि ये कहां से आया, तो ये बोला मोए का पतो, मोए ना पतो, क्योंकि इसे पता था कि अगर ये बता देगा, इसे पता था अगर ये बता देगा तो जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि प्लांक की चोरी खुल जाएगी कि इसने प्लांक से उठाया, इसलिए बोला मोए ना पतो, मैं ना बता पाऊंगा भैया, मोए ना पतो, ठीक है। थर्ड, नो एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टार्क इफेक्ट एंड जीमन इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट एंड जीमन इफेक्ट। बोहर की तीसरी ड्रॉबैक थी, बोहर स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट को नहीं समझा पाया। मैं पहले ही बता दूं, स्टार्क जो है ना, इसका टोनी स्टार्क से कोई लेना देना नहीं है। जो स्टार्क है उसका टोनी स्टार्क से कोई लेना देना नहीं है, आयरन मैन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब ये स्टार्क इफेक्ट होता क्या है? व्हाट इज दिस स्टार्क इफेक्ट? व्हाट इज दिस स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। क्या होता है स्टार्क इफेक्ट? जैसे आपने स्पेक्ट्रम बनाया, जैसे आपने क्या किया, स्पेक्ट्रम बनाया। स्पेक्ट्रम बनाना मैंने आपको बताया था। जैसे आपने क्या किया, स्पेक्ट्रम बनाया। अब स्पेक्ट्रम में ये लाइन आई, सपोज कीजिए 2 से 1, नॉर्मली आपको ये लाइन दिखी, ठीक है, नॉर्मली आपको ये लाइन दिखी। अब आपने क्या किया, इस पूरे सेटअप को उठा के, इस पूरे सेटअप को उठा के एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। पूरा सेटअप उठाया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। किस में रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। उठा के आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बैटरी के आसपास कहीं रख दिया। बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है, उसमें रख दिया। तो ये देखा गया ये जो लाइन है ना, ये लाइन एक लाइन नहीं रहती, ये लाइन एक लाइन नहीं रहती, दो पतली पतली लाइनों में फट जाती है। ये जो लाइन होती है ये एक लाइन नहीं रहती, फिर ये पतली पतली लाइनों में फट जाती है। ये पतली पतली लाइनों में क्या हो जाती है? फट जाती है। सेम फिनोमेनन तब भी हुआ जब इस स्पेक्ट्रम वाली पूरी, इस स्पेक्ट्रम वाले पूरे सौदे को एक मैग्नेट के आसपास रखा गया। सेम फिनोमेनन तब भी हुआ जब इस स्पेक्ट्रम वाले पूरे सौदे को एक मैग्नेट के आसपास रखा गया। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल, मैग्नेट के चारों, मैग्नेट इसके आसपास रख दो, तो देखा गया कि जो लाइन है ये लाइन फट जाती है, ऐसे पतली पतली लाइनों में फट जाती है, पतली पतली लाइनों में फट जाती है, ठीक है। इसी को हम लोग स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट कहते हैं। तो स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बताया था? स्टार्क ने। और ये किसने बताया था? ये बताया था जिमन ने। किसने बताया था? जिमन ने। जब स्टार्क और जिमन ने बोर से आके पूछा कि आपने स्पेक्ट्रम बनाया है, आपने स्पेक्ट्रम बनाया है, तो ये बताइए ये लाइनें क्यों फटी? ये लाइनें क्यों फटी? ये लाइनें क्यों फटी? Why did these lines split? ये लाइनें क्यों फटी? बोर बोला मोए का पतो, उनका मन था, फट गई। बोहर बोला मोए का पतो, उनका मन था, फट गई, ठीक है। तो बोहर जो था
बोहर स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बोहर जो था स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, इनका एक्सप्लेनेशन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आएगा, वहां बताऊंगा कि क्यों नहीं कर पाया, वहां पर क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर बताऊंगा। जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा। तो ये बोहर की तीसरी ड्रॉबैक थी। जनता ये तो फिर भी एक बार को चलो माफ कर देती कि चलो स्टार्क और जीमन ये इतना दिमाग नहीं लगाया होगा कि भाई बोर ने कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखे, ये तो मतलब वही वाली बात हो गई, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, कि जब चुल वाली बात हो गई ये तो, है ना, कि भाई सेटअप को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, सेटअप को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, लाइनें फट गई, ये तो मतलब जबरदस्ती उंगली करने वाली बात हो गई, अच्छे खासे मॉडल में उंगली करने वाली बात हो गई कि नहीं कमी निकालनी है, फॉर द सेक ऑफ दैट कमी निकालनी है फॉर द सेक ऑफ दैट। हाँ, ये नंबर बेटा अभी 1 घंटे बाद बंद हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटे बाद ये नंबर भी बंद हो जाएगा। अभी 6:30 बजे तक नंबर चालू है, उसके बाद इस नंबर को कर देंगे बंद इस दा। ठीक है, उसके बाद इस नंबर को कर देंगे बंद इस दा। ओके, लेकिन भाई साहब जनता जिस बात पर माफ नहीं करेगी वो ना माफ करने वाली बात थी ये, एमवीआर बराबर NH/2 पाई। एमवीआर का मतलब एंगुलर मोमेंटम होता है बेटे। आपने एंगुलर मोमेंटम को NH/2 पाई बराबर करके स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया। स्टेशनरी ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट पर आपने पूरा मॉडल खड़ा किया। स्टेशनरी ऑर्बिट के मॉडल पर, स्टेशनरी ऑर्बिट के कंसेप्ट पर आपका पूरा मॉडल खड़ा है। आपके मॉडल का सबसे यूनिक पॉइंट ही एमवीआर बराबर NH/2 पाई है। और जब हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये मॉडल, ये एमवीआर बराबर NH/2 पाई कहां से आया, तो आप कह रहे हैं मुझे का पतो, आप कह रहे हैं मुझे का पतो। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है भाई। आपने एक चीज को मॉडल, आपने एक चीज के ऊपर मॉडल बनाया है ना, और उस चीज को आपने सबसे ज्यादा प्रचारित किया कि ये मेरे मॉडल का सबसे स्पेशल पॉइंट है, ये मेरे मॉडल का सबसे स्पेशल पॉइंट है। और जब बोहर से लोगों ने पूछा ये स्पेशल पॉइंट लाए कहां से, तो अगर रात में सो रहे थे हनुमान जी आए सपने में, बोले एमवीआर बराबर NH/2 पाई कर दो। हमने कर दिया, हमने कर दिया। तो इस वजह से ये मॉडल जो था वो पिट गया। और बोहर के मॉडल के पिटने के बाद, बोहर के मॉडल के पिटने के बाद जन्म हुआ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का, जो सबसे मॉडर्न मॉडल है जो हम पढ़ते हैं, जो सबसे मॉडर्न मॉडल है जो हम पढ़ते हैं आज की तारीख में भी जिसकी स्टडी होती है, उस मॉडल को हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के पैदा होने से पहले, बोहर और क्वांटम के पैदा होने से पहले 2 ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने ये साबित कर दिया कि बोहर वास्तव में चोर था। और जिन्होंने इसकी चोरी की पोल खोल के रख दी, तो आज के लेक्चर में उन्हीं 2 घटनाओं की बात करूंगा। डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर, दे ब्रॉगली इक्वेशन, दे ब्रॉगली इक्वेशन, दे ब्रॉगली ले ब्रॉगली, दे ब्रॉगली ले ब्रॉगली। ठीक है ना, सब्जी बेचता था, ये ब्रोकली बेचा करता था ना। एक सब्जी वाला था गली में, ब्रोकली बेचा करता था। ब्रोकली बेबी कॉर्न अमीरों की सब्जी होती है। एक सब्जी वाला था, वो ब्रोकली बेचा करता था। तो ये जो आदमी था ना, ये ब्रोकली खरीदता था बहुत ज्यादा, ब्रोकली बहुत खाता था। तो ये सब्जी वाले से डेली कहता था मेरे को दे ब्रोकली, मेरे को दे ब्रोकली, मेरे को दे ब्रोकली। तो इसका नाम पड़ गया दे ब्रोकली। ठीक है, इसका क्या नाम पड़ गया, इसका नाम पड़ गया दे ब्रोकली। ठीक है, दे ब्रोकली का वैसे सही जो वो होता है डब्रॉय। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है डब्रॉय, यॉन पियरे लुई डब्रॉय। फ्रेंच साइंटिस्ट था यॉन पियरे लुई डब्रॉय। लेकिन हमारी फ्रेंच तो छोड़ो, हमारी तो अंग्रेजी भी वीक है ना, हमारी तो अंग्रेजी भी वीक है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं दे ब्रोकली। क्या बोलते हैं, दे ब्रोकली। ठीक है, कुछ लोगों को लिखना है, पिछला स्लाइड लिख लो भाई, लो लिखो, जल्दी लिखो जल्दी। अरे रेस्ट ही रेस्ट करूंगा यार मैं संडे के बाद, रेस्ट ही रेस्ट है संडे के बाद। तुम्हारे चक्कर में तो क्लास ले रहा हूं, वरना मैं क्लास लेता ही नहीं। तुम्हारे चक्कर में तो क्लास ले रहा हूं, वरना मैं क्लास किसी कीमत पे नहीं लेता। तुम्हें फ्री करूं,
नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है, तुम देख लो। सर प्लीज नंबर मत चेंज करना, पागल हूं मैं। हजारों बच्चों के बाद नंबर पहुंच गया, पूरे दिन यही करता रहूंगा मैं, है ना? पागल हूं मैं। नंबर तो चेंज होगा। आपको हम पसंद नहीं है शायद, इससे क्या मतलब है? इससे क्या मतलब है? पसंद होने या ना पसंद होने से क्या मतलब है? प्राइवेसी नाम की भी तो चीज होती है। तुम्हें इंस्टाग्राम की आईडी दे तो तुम रात में 2-2 बजे तक, जो 2-2 बजे तक डाउट पूछते रहते हो, है ना? ध्यान दो, ओए ध्यान दो रे। इधर ध्यान दो सभी लोग, सभी बच्चे इधर ध्यान दें, बच्चे सभी लोग इधर ध्यान दें। आपको याद होगा प्लांक नाम का एक लौंडा था जिसने बोला था कि लाइट जो है वो एक कंटिन्यूअस वेव है। उसने लाइट को फोटोन में कन्वर्ट किया, उसने लाइट को फोटोन में कन्वर्ट किया, ठीक है ना? आपको याद होगा प्लांक नाम का एक लौंडा था, उसने लाइट की वेव को किस में कन्वर्ट किया? एक एनर्जी के फोटोन में कन्वर्ट किया, जो कि एक एनर्जी का पार्टिकल है, एनर्जी का पैकेट है। इसको ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना, ठीक है? इसको ध्यान से समझना। उन मेरा नंबर उन्हें मिला कैसे? मेरी बेवकूफी से मिला। इसको ध्यान से समझना, ठीक है? तो वेव और पार्टिकल के बारे में उसने बोला था कि लाइट जो होती है वो वेव और पार्टिकल दोनों होती है। लाइट की जो वेव होती है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में चलती है, और इस छोटे छोटे पैकेट को हम लोग फोटोन बोलते हैं। तो लाइट की जो वेव होती है वो पार्टिकल भी होती है, ठीक है? डी ब्रॉगली ने इसी कॉन्सेप्ट को मैटर के ऊपर भी एक्सप्लेन किया। डी ब्रॉगली बोला मैटर का जो नेचर होता है, जैसे लाइट का नेचर डुअल होता है ना, ऐसे ही मैटर का नेचर भी डुअल होता है। लाइट का नेचर डुअल होता है ना, ऐसे ही मैटर का नेचर भी डुअल होता है। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। मैटर में 2 तरह के नेचर होते हैं, एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। अब सर इस बात का क्या मतलब है? ये बात तो हमें सर कुछ हजम नहीं हुई। जो पार्टिकल है वो पार्टिकल है, जो वेव है वो वेव है। ये क्या चक्कर है सर? ये वेव नेचर और पार्टिकल नेचर का क्या मतलब है? देखो, पार्टिकल नेचर से सेंस क्या होता है? पार्टिकल नेचर से सेंस होता है सर्टेनिटी। पार्टिकल नेचर से क्या सेंस होता है? वो होता है सर्टेनिटी, ठीक है? पार्टिकल नेचर से क्या सेंस होता है? पार्टिकल नेचर से क्या सेंस होता है? इसका मतलब होता है सर्टेनिटी। और वेव नेचर से क्या मतलब होता है? वेव नेचर से मतलब होता है अनसर्टेनिटी। सर अब ये क्या है? सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी, ये क्या चीज है सर? ये तो आप नई बात बता रहे हो, ये तो हमें पता ही नहीं है। इसकी फील नहीं आ रही सर, है ना? इसकी फील नहीं आ रही सर। कैसे फील करें सर इस बात को? कैसे फील करें सर इस बात को? क्रिकेट खेलते हैं लोग, क्रिकेट खेलते हैं, सब लोग खेलते हैं, सब लोग, सभी लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लड़कियां भी खेलती हैं आजकल तो क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट में कैच आउट वाला सिस्टम होता है ना? क्रिकेट में क्या होता है? कैच आउट वाला सिस्टम होता है। क्या होता है? कैच आउट वाला सिस्टम होता है। बैट्समैन ने बॉल मारी, जैद हसन सर प्लीज इतना स्लो मत पढ़ाओ, तो तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ आराम से, तुम तेज तेज पढ़ लो, ठीक है ना? तुम जाओ आराम से तेज तेज पढ़ लो, ओके? तुम जाओ तेज तेज पढ़ लो, क्योंकि तुम्हारे लिए जो फॉर्मूले है ना, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है डी ब्रॉगली क्या है? तुम्हें लगता है डी ब्रॉगली ये है, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। तुम्हारा क्या स्कोप है ना? तुम्हारा स्कोप ये है, तुम्हारा जो दिमाग चलता है ना, जहां तक तुम्हारा दिमाग चलता है, तुम्हारे लिए ये डी ब्रॉगली है, ये हाइजेनबर्ग है। फिर क्वांटम मैकेनिकल में मुंह फाड़ के बैठ जाओगे, क्वांटम मैकेनिकल में जीभ निकाल के बैठ जाना हो, ये तो समझ ही नहीं आ रहा सर। इसलिए चुपचाप पढ़ लो, ठीक है ना? चुपचाप पढ़ लो। क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में वो होता है प्रावधान कैच आउट का। कैच आउट का प्रावधान, बैट्समैन ने बॉल मारी,
फील्डर एंटिसिपेशन में उसको पता होता है बॉल कहां आएगी, फील्डर एंटिसिपेशन में है बॉल कहां आएगी उसे पता होता है, ठीक है ना, फील्डर एंटिसिपेशन में उसे पता होता है बॉल कहां आएगी, ठीक है, और वो बॉल को पकड़ने के लिए हाथ अपने वहीं पर पहले से तैयार कर लेता है, मुझे पता है ये कहां आएगा। ये है पार्टिकल नेचर, एवरीथिंग इज सर्टेन, एवरीथिंग इज सर्टेन, इसे कहते हैं पार्टिकल नेचर, एवरीथिंग इज सर्टेन, ठीक है, एवरीथिंग इज सर्टेन, ठीक है। अब समझो वेव नेचर क्या चीज होती है। अपने कॉपी में से कागज का एक टुकड़ा फाड़ो, लाइव देखो वेव नेचर क्या होता है। अपनी कॉपी में से कागज का टुकड़ा फाड़ो, कागज का टुकड़ा फाड़ के इस कागज को यहां से छोड़ो, ठीक है ना, कागज का टुकड़ा फाड़ के कागज को यहां से छोड़ो, और जिस पॉइंट से छोड़ रहे हो उसकी स्ट्रेट लाइन में अपना हाथ रख लो, नीचे स्ट्रेट लाइन पे अपना हाथ रख लो। 100 बार फेंकोगे तो एक बार ऐसा होगा कि जो कागज है ना वो तुम्हारे हाथ में आके गिरेगा। 100 बार फेंकोगे तो एक बार ऐसा होगा जो तुम्हारे वो हाथ में आके गिरेगा। जबकि कागज जो होता है, कागज तो बहुत हल्का है। इसका मतलब जब कोई किसी चीज में जब वेव नेचर होता है तो वो वेव अनसर्टेन होती है। आपको ये नहीं पता होता कि वो चीज कहां जाएगी, आपको ये नहीं पता होता कि वो चीज कहां जाएगी। इसे बोलते हैं वेव नेचर, अनसर्टेनिटी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सबको याद होता है, सबको इक्वेशन याद होगा। अनसर्टेनिटी तुम्हें आज पहली बार चमकी होगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूं तुम्हें। अनसर्टेनिटी तुम्हें पहली बार चमकी होगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूं तुम्हें, ठीक है ना, कि अनसर्टेनिटी होती क्या चीज है। अनसर्टेनिटी क्या होती है? अनसर्टेनिटी होती है वेव नेचर होने की वजह से। अब जो कागज है वो इतना हल्का है कि वो भी अनसर्टेन है। अब जो कागज है वो इतना हल्का है कि वो भी अनसर्टेन है। इलेक्ट्रॉन तो कागज से भी बहुत हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन तो कागज से भी बहुत छोटा और बहुत हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन तो कागज से भी बहुत छोटा और बहुत हल्का होता है। तो बोहर ने यह कैसे मान लिया कि इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर होगा, इलेक्ट्रॉन की रेडियस सर्टेन होगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सर्टेन होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सर्टेन होगी? यह मानना टेक्निकली गलत है, यह मानना टेक्निकली गलत है, यह मानना टेक्निकली क्या है? गलत है। हाँ या ना भाई? इलेक्ट्रॉन तो इतना हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए उसने रेडियस भी निकाल दी, उसने वेलोसिटी भी निकाल दी, उसने एनर्जी भी निकाल दी। नहीं निकाल सकते। जब कागज की आप नहीं कर, जब कागज की पोजीशन को ट्रैक नहीं कर सकते, जब आप पेपर की पोजीशन को ट्रैक नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का है। हाउ विल यू बी एबल टू ट्रैक? हाउ विल यू बी एबल टू ट्रैक? तो ये बोला मैटर हैज डुअल नेचर। एवरी पार्टिकल हैज a wave associated with it, which is called matter wave, which is called matter wave। ठीक है। wavelength of matter wave can be given by lambda बराबर h upon mv। अरे यार, या फिर h अपॉन पी। ये डिब्रोगली की इक्वेशन है, ये है डिब्रोगली की इक्वेशन। लैम्डा बराबर h अपॉन mv बराबर h अपॉन पी। ये है डिब्रोगली की इक्वेशन। कितनी प्यारी इक्वेशन है। एक ही लाइन में मोमेंटम होता है पार्टिकल का, लैम्डा होती है वेव की। वेव और पार्टिकल को एसोसिएट कर रहे हैं, वेव और पार्टिकल को क्या कर रहे हैं? एसोसिएट कर रहे हैं। वेव और पार्टिकल को क्या कर रहे हैं? एसोसिएट कर रहे हैं। दोनों के नेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्रिकेट की बॉल
और सर के बाल, क्रिकेट की बॉल और सर के बाल में से किस पर वेव नेचर काम करेगा? क्रिकेट की बॉल और सर के बाल में से किस पर पार्टिकल नेचर काम करेगा और किस पर वेव नेचर काम करेगा? बोलो ना। बोलो ना। क्रिकेट की बॉल और सर के बाल, नहीं इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, में किस पर वेव नेचर काम करेगा? बाल पर, क्योंकि बाल क्या है, बाल हल्का है और बॉल जो है वो भारी है। तो इसको याद रखने का तरीका होता है बाल वर्सेस बॉल, ठीक है ना। बाल पर वेव नेचर और बॉल पर पार्टिकल नेचर काम करेगा। इसका मतलब ये जो वेव नेचर वाली कहानी है, ये किस पार्टिकल पर काम करेगी? हल्के पार्टिकल पर या भारी पार्टिकल पर? हल्के पार्टिकल्स पर या भारी पार्टिकल्स पर? This concept is useful only for very light microscopic very light microscopic bodies, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट किस पर काम करता है? ये कॉन्सेप्ट काम करता है बहुत हल्की माइक्रोस्कोपिक बॉडीज पर काम करता है। किस पर काम करता है? बहुत हल्की माइक्रोस्कोपिक बॉडीज पर काम करता है। एक रिलेशन होता है p² बराबर 2km, जहां पर m होता है मास ऑफ पार्टिकल, k होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल और p होता है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो यहां से बाबू p कितना निकल आएगा? √2km, √2km, 2km, ठीक है। बेटा क्रिकेट की बॉल में अगर वेव नेचर होता ना तो क्रिकेट कभी खेल ही नहीं पाते। तो इसकी दूसरी फॉर्म आ गई h/2km, ठीक है ना। क्रिकेट की बॉल में वेव नेचर होता तो कितना मजा आता, सोचो। क्रिकेट की बॉल में अगर वेव नेचर होता कितना मजा आता। अनसर्टेनिटी, बैट्समैन ने बॉल मारा, फील्डर खड़ा कैच लेने के लिए हाथ में, बॉल नाच रही है, टी रास्ते में नाच रही बॉल, मैं तो इधर जाऊंगी, मैं तो उधर जाऊंगी। अब फील्डर परेशान है किधर जाना है ना, फील्डर परेशान है किधर जाना है। h/√2km आ गई इसकी दूसरी फॉर्म, यह आ गई इसकी दूसरी फॉर्म। अगर मान लो पार्टिकल चार्ज्ड है, कोई चार्ज पार्टिकल है, तो आप 12वीं क्लास में एक फॉर्मूला सीखेंगे कि चार्ज पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो होती है Q इंटू वी, Q इंटू वी, जहां पर V को कहते हैं हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। सर ये क्या होता है? सर ये क्या होता है? किसी वोल्टेज से जिससे एनर्जी देते हैं, वो वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज जिससे हम एनर्जी देते हैं किसी पार्टिकल को, वो पोटेंशियल जिससे एनर्जी देते हैं पार्टिकल को, उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन पोटेंशियल या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो K की जगह क्या लिख देंगे? K की जगह क्या लिख देंगे? h/√2mqv, 2mqv। ये भी वेलोसिटी नहीं है, वोल्टेज है, ध्यान रखना। ये वाला भी वोल्टेज है इस फॉर्मूले में, ये वाला भी वोल्टेज है, ठीक है। ये वाला जो v है ये क्या है? ये वोल्टेज है, वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। और मान लो इफ पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, अभी दे रहा हूं, रोको पिछली वाली स्लाइड भी। पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ पार्टिकल को आपको रखना है इसमें केजी में। इस फॉर्मूले में मास ऑफ पार्टिकल रखा जाएगा केजी में,
इधर ध्यान दो रे, मास ऑफ पार्टिकल को किस में रखा जाएगा, केजी में। पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन है तो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, प्लैंक कांस्टेंट आपको बचपन से पता है, तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला ठोक सकते हैं। क्या ठोक सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 12.25 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। इससे डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। और ये भी पोटेंशियल है जो कि वोल्ट में लिया जाएगा, ये पोटेंशियल है जो कि वोल्ट में लिया जाएगा, वेलोसिटी नहीं है, ये बात याद रखना, वेलोसिटी नहीं है, ये बात याद रखना। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का वोल्ट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं, प्लैंक कांस्टेंट तो आप बचपन से जानते हैं। सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा लैम्डा बराबर 12.25 अपॉन अंडर रूट वी, 12.25 अपॉन अंडर रूट वी। ठीक है, अब छाप सकते हैं आप, लीजिए छापिए। बोला क्वेश्चन करो। इसमें आराम से क्या बताना है, ये तो सब फॉर्मूले फॉर्मूले हैं। ये तो बेटा सब फॉर्मूले फॉर्मूले है ना, इसमें तो कोई जल्दबाजी है ही नहीं, सब फॉर्मूला फॉर्मूला ही चल रहा है तो सारा का सारा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ। Find the de Broglie wavelength for an electron which is accelerated through a voltage of 25 वोल्ट
बताओ आंसर। 1.35 एंगस्ट्रॉम, 2.45 एंगस्ट्रॉम, 4. बताओ फटाफट। हाँ जी, वेरी लाइट माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, मानोगे नहीं तुम लोग। क्या आंसर आएगा? फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्डा बराबर 12.25 अपॉन अंडर रूट वी। सीधे फॉर्मूले में रख दिया अंडर रूट 25, 25 का अंडर रूट हुआ 5, 2.45 एंगस्ट्रॉम, बी ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी थी, कह रही समझ में नहीं आया। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी थी, पोटेंशियल की वैल्यू दी थी। कैसे कैसे तेजस्वी लोग पड़े हैं हमारे बैच में, मैं तो रहा हूं। इस फॉर्मूले में वैल्यू डालनी थी बस। इस फॉर्मूले में वैल्यू डालनी थी बस। नेक्स्ट। $660 बॉल, $100 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द ब्रॉगली वेवलेंथ। निकालो निकालो। Q is charge, Q is charge। Q is charge। आंसर बताओ मगर सी ऑप्शन। वाह, कुछ भी। क्यों नहीं लग सकती? लग सकती है, सिग्निफिकेंट नहीं होगी। लग सकती है, सिग्निफिकेंट नहीं होगी। वैल्यू बहुत कम आएगी। वैल्यू बहुत कम आएगी। क्यों नहीं हो सकती? फॉर्मूला तो अप्लाई होता ही है। फॉर्मूला तो अप्लाई होता ही है। मैंने ये थोड़ा लिखा है नॉट एप्लीकेबल, मैंने ये लिखा है यूजफुल ओनली फॉर। फॉर्मूला तुम हर बॉल पे लगा सकते हो, हर चीज पे लगा सकते हो, लेकिन जो आंसर आएगा वो आंसर यूजफुल केवल बहुत छोटी बॉडीज के लिए होगा। बहुत बड़ी बॉडीज के लिए वो आंसर बहुत कम आएगा, है ना। वो बहुत एप्लीकेबल नहीं, यूजफुल की बात बोली है मैंने। यूजफुल, यूजफुल चीज, यूजफुल रिजल्ट जब निकलेगा। जैसे अभी तुमने इलेक्ट्रॉन के लिए निकाली, जैसे तुमने अभी किसके लिए निकाली? इलेक्ट्रॉन के लिए निकाली, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए निकाली, 2.45 एंगस्ट्रॉम आई।
यही चीज अगर बॉल के लिए निकालोगे तो देखो कितनी होगी, यही चीज अगर बॉल के लिए निकालोगे तो कितनी होगी। मास ऑफ बॉल 660 ग्राम, किलोग्राम में रखते हैं तो 1000 से कर दो डिवाइड, 0.66 किलोग्राम। लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, एम की वैल्यू होती है 6.6 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन मास की यूनिट हुई 0.66 इंटू 100, 10 बार 10 टू द पावर माइनस 35 मीटर आ रही है। जो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए 2.45 एंगस्ट्रॉम आई थी, यानी कि कितनी आई थी 2.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, वही वेवलेंथ एक 660 ग्राम की बॉल के लिए इतनी कम हो गई, 10 की पावर माइनस 35 तक चली गई, 10 टू द पावर माइनस 35 तक चली गई। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में डी ब्रॉगली वेवलेंथ इस बॉल के लिए यूजलेस हो गई। ठीक है ना, क्या हो गई, यूजलेस हो गई। अगर और मोटी बॉडी होती, और मोटी बॉडी होती, और बड़ी बॉडी होती, और बड़ी बॉडी होती तो ये वेवलेंथ कम होती जाती। यही कहने का मतलब है कि जो वेवलेंथ है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे जैसे बॉडी का साइज और मास बढ़ेगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू घटेगी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, वो घटेगी। अरे यार, तुमने इतने मैसेज भेजे, काम का मैसेज दिख ही नहीं रहा। दिखाओ दिखाओ, कैलकुलेट frequency of matter wave where kinetic energy of subatomic particle is 4 into 10 to the power minus 27 जूल। फ्रीक्वेंसी निकालनी है मैटर वेव की, बोलो फ्रीक्वेंसी निकालनी है मैटर वेव की, फ्रीक्वेंसी निकालनी है मैटर वेव की, निकालो। निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालनी, फ्रीक्वेंसी। अरे वो हिंदू हो, उसमें आओ, मास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मान्या कपूर कह रही मास तो दो, मास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिद्धि पूछ रही सर 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 कैसे, अभी तो बड़ा चैप्टर खत्म ही नहीं हुआ, अभी भूल गई, कारण अभी तू भूल गई इसको, अभी प्लांक को भूल गई। के मतलब काइनेटिक एनर्जी, के मतलब काइनेटिक एनर्जी, के मतलब काइनेटिक एनर्जी, बताओ फटाफट। गुन्ने रोना शुरू कर दिया, छुट्टी, बहुत बढ़िया, क्या बात, शानदार शानदार, बेहतरीन।
देखो, किसी वेव के लिए क्या रिलेशन बताया था तुम्हें मैंने? वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, v बराबर न्यू लैम्डा। यहां पर न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और ये क्या है? ये है वेवलेंथ। ठीक है, अब कौन सी वेव है ध्यान से देखना, मैटर वेव है। मैटर वेव की वेवलेंथ कैसे निकालते हैं? बोलो ना यार, मैटर वेवलेंथ की वेवलेंथ कैसे निकालते हैं? मैटर वेव की वेवलेंथ कैसे निकालते हैं? कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं बेटा जूल को, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैटर वेव की वेवलेंथ कैसे निकालते हैं? बोलो ना यार। हाँ, ये फिजिक्स की क्लास है। हाँ, मैटर वेव के लिए लगाते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन, और क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी दी है तो हम लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी वाली फॉर्म, या फिर काइनेटिक एनर्जी गई तेल लेने। सत्यानाश हो जाए इसका, हटे यहां से। एच अपॉन एम वी, यही तो होता है, यही तो होता है। बोलो ना बेटे, बोलो। लैम्डा बराबर होता है एच अपॉन एम वी। तो देखो, v बराबर क्या हो गया? न्यू इंटू लैम्डा की जगह मैंने पुट कर दिया एच अपॉन एम वी। किसी को तकलीफ है? किसी को तकलीफ है? अरे किसी को तकलीफ है क्या? बोलो ना। आपको एक पार्टिकल दिया है, उसकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, क्वेश्चन पढ़ नहीं पाती है, छोटी बच्ची हो गया। इसकी ये काइनेटिक एनर्जी दी है, आपको इसकी मैटर वेव की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू। तो मुझे पता है कि v बराबर होता है न्यू इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ बराबर होता है वेलोसिटी। और बात हो रही है मैटर वेव की, तो मैटर वेव का मतलब हुआ लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। लैम्डा बराबर हुआ एच अपॉन एम वी। ठीक है, तो यहां से न्यू कितना आ जाएगा? न्यू कितना आ जाएगा? एम वी इंटू वी अपॉन एच। सही है? अरे सही है। एच कहां से आ गया यार? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? भांग के पकौड़े खा के बैठे हो क्या? ये एक तो प्रीति महिमा आस्था अंजनी, ये यार बंद करो, पहले पढ़ लो चुपचाप। तुम्हें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तुम जानते हो किसी भी वेव के लिए वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी जो होती है वो होती है न्यू इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। हाँ या ना? ईएम वेव से बताया था ये? हाँ या ना? ईएम वेव से बताया था? बताया था, बहुत बढ़िया। मैटर वेव है तो मैटर वेव पे वेवलेंथ किससे निकलेगी? मैटर वेव की वेवलेंथ किससे निकलेगी? ई बराबर एच सी बाई लैम्डा से निकलेगी, या लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी से निकलेगी? बोलो। बोलो, ई बराबर एच सी बाई लैम्डा से निकलेगी, या लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी से निकलेगी? जल्दी बोलो। सी नहीं होता है। सी हर लाइट की वेलोसिटी, लाइट थोड़ना होती है, हर वेव लाइट थोड़ना होती है। सी तो लाइट की वेलोसिटी होती है। इससे निकलेगी, इससे निकलेगी, इससे निकलेगी। तो मैंने लैम्डा की जगह उठा के पुट कर दिया न्यू इंटू एच अपॉन एम वी। यहां तक कोई समस्या? यहां तक कोई तकलीफ? तो न्यू बराबर आ गया एच अपॉन एम वी स्क्वायर। बेटा सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बताई थी, लाइट की बताई थी। यहां मैटर वेव चल रहा है, यहां मैटर वेव चल रहा है। मैटर वेव की वेलोसिटी सी नहीं होती है, मैटर वेव की वेलोसिटी सी नहीं होती है। ठीक है, एच अपॉन एम वी स्क्वायर नहीं, गलत कर दिया। न्यू बराबर होगा, सत्यानाश इसका, एम वी स्क्वायर बाई एच। एम वी स्क्वायर बाई एच। सही है? सही लिखा है गलत लिखा है?
न्यू वेव था। हे भगवान, हे भगवान, क्या करूं, कहां जाऊं? सही है गलत है? सही है गलत है? सही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी होती है किसी पार्टिकल की हाफ एम वी स्क्वायर, होती है नहीं होती? तो एम वी स्क्वायर को लिख सकता हूं टू काइनेटिक एनर्जी, एम वी स्क्वायर को लिख सकता हूं टू इंटू काइनेटिक एनर्जी। टू इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, टू इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एच। टू पता है? हाँ पता है। किनेटिक एनर्जी पता है? हाँ पता है। एच पता है? वो तो बचपन से पता है। क्या सॉल्व कर लोगे? क्या सॉल्व कर लोगे? 8/6.6 ये ऊपर जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी निकलेगी हर्ट्ज में, फ्रीक्वेंसी निकलेगी हर्ट्ज में। इसमें क्या समझ में नहीं आया? इतना आसान सा क्वेश्चन तो था। इसमें क्या समझ में नहीं आया? इतना सड़ा हुआ सा क्वेश्चन तो था। E बराबर एच न्यू, ई बराबर एच सी बाई लैम्डा। ये दोनों लगते हैं फोटोन के लिए। फोटोन लाइट का होता है। हम लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, हम मैटर वेव की बात कर रहे हैं। मैटर वेव की वेलोसिटी सी नहीं होती। क्यों सी वाली बातें कर रहे हो? वाई आर यू बिहेविंग लाइक सी? मैटर वेव की वेलोसिटी v होती है। v इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और जहां तक मैं जानता हूं इस दुनिया में कोई भी पार्टिकल लाइट की स्पीड से तो नहीं ही चलता है, ठीक है ना? इसलिए c नहीं लिया। समझ में आया? समझ में आया? पल्ले नहीं पड़ रहा है तो पल्ले में से जो छेद है ना उन्हें ढक लो। हमें क्या निकालना था? हमें फ्रीक्वेंसी निकालना था। तो हमने देखा वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। कहां सीखा था? ईएमआर में। वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये कहां सीखा था? ईएमआर में। लैम्डा मैटर वेव की रख दी, एम वी स्क्वायर बाई एच बन गया। एम वी स्क्वायर को रख दिया 2ke, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। सॉल्व कर दिया। गले में दर्द हो रहा, बार बार बुलवा रहे हो। The number of waves made by electron in third orbit of hydrogen atom is 3, 6, 9, 12। बताओ। 3, 6, 9, 12। तीन, 6, 9, 12। तो कमी तो पढ़ा रहे हैं, कहां पढ़ा रहे हैं? आंसर बताओ फटाफट। आंसर बताओ फटाफट। कैसे आए m इज इक्वल टू 3? सर तुक्का 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 तुक्का। कैसे आया 3?
कैसे आया 3? भाई डिब्रोगली हमारे चाचा का लड़का तो है नहीं जो हम उसकी बात ऐसे ही मान लें। बात तो अपने घर वालों की नहीं मानते। वो कहते हैं बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, हम पढ़ के नहीं देते। तो डिब्रोगली का कोई हमने वो तो किया नहीं है ना। डिब्रोगली का कर्जा तो खाया नहीं है, हमें तो पता नहीं है कैसे आया। मतलब हम डिब्रोगली की बात क्यों मान लें? हम तो नहीं मानते डिब्रोगली की बात। कुछ तो किया ही होगा डिब्रोगली ने। यह है बोहर के एटम की nth ऑर्बिट। ध्यान से देखना, यह है बोहर के एटम की nth ऑर्बिट। अब अगर वेव पार्टिकल डुअलिटी चल रही है, डुअल नेचर ऑफ मैटर चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास भी दोनों तरह का नेचर होगा। पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। इलेक्ट्रॉन के पास भी दोनों तरह का नेचर होगा, पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। कौन सा नेचर डोमिनेट करेगा? कौन सा नेचर डोमिनेट करेगा? जल्दी बोलो, कौन सा नेचर डोमिनेट करेगा? पार्टिकल नेचर या वेव नेचर? तो इना पता तो यहां बैठो का है, यहां बैठ के क्या कर रहा है? आदित्य मिश्रा और उपासना सैनी, निशा पांडे को भी कह रही हूं। हाँ बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर डोमिनेट करेगा, पार्टिकल या वेव? बोलो ना। वेव नेचर डोमिनेट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का है। इसका मतलब जब वो इस ऑर्बिट में घूमेगा, जब वो इस ऑर्बिट में घूमेगा तो वो वेव की तरह घूमेगा। और वेव कैसे घूमती है? ऐसे। वाह क्या सड़ा हुआ घुमाया। वेव कैसे घूमती है? ऐसे। यूं। ये ठीक है। फिर भी ये है वेवलेंथ लैम्डा, ये है वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ। अगर ये nth ऑर्बिट है, ध्यान से सुनना, अगर ये nth ऑर्बिट है तो प्यारे बच्चों इस nth ऑर्बिट में इसकी रेडियस अगर r है तो इलेक्ट्रॉन ने कितनी दूरी तय की है? इस ऑर्बिट की रेडियस है अगर r है तो इस इलेक्ट्रॉन ने कितनी दूरी तय की है? बोलो, अरे बोलो। इस इलेक्ट्रॉन ने कितनी दूरी तय करी है? अगर इस ऑर्बिट की रेडियस r है तो हाउ मच डिस्टेंस हैज दिस इलेक्ट्रॉन ट्रैवल्ड? 2 पाई r, सरकमफेरेंस के बराबर। और क्या मैं कह सकता हूं 2 पाई r बराबर n लैम्डा? 2 पाई r बराबर n लैम्डा कह सकता हूं ऐसा? बोलो ना, बोलो ना। 2 पाई r बराबर n लैम्डा कह सकता हूं ऐसा? n वेवलेंथ में कवर कर लिया ऐसे, n वेवलेंथ में पूरा कवर कर लिया ऐसे। ये n वेवलेंथ है, इसे n वेवलेंथ में पूरा कवर कर लिया। डी ब्रोगली के हिसाब से लैम्डा क्या होता है? h अपॉन एम वी। डी ब्रोगली के हिसाब से लैम्डा क्या होता है? h अपॉन एम वी। मेरा कैसे सर? बहुत बढ़िया बेटा। एक वेव है, इस वेव की n वेवलेंथ में, इस वेव की n वेवलेंथ में ये पूरा ऑर्बिट कवर हो जाता है, पूरा डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन घूम लेता है। ठीक है ना? पूरा ये इसके अंदर घूम लेता है ऐसे। एक लैम्डा, 2 लैम्डा, ऐसे करके n लैम्डा में पूरी घूम जाती है। ठीक है ना? लैम्डा वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन है, लैम्डा वेवलेंथ का। इसकी n वेवलेंथ में तेरा घर जाएगा पूरा, इसकी n वेवलेंथ में तेरा पूरा घर जाएगा, तेरा पूरा घर इसकी n वेवलेंथ में चला जाएगा, तेरा पूरा घर इसकी वेवलेंथ में चला जाएगा।
तो 2 पाई आर बराबर एन लैम्डा, लैम्डा की जगह रख दिया हमने एच अपॉन एम वी, क्योंकि बोहर ने कहा था, सॉरी de Broglie ने कहा था, इसको सेट कर दो तो ये आ गया एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। इसका मतलब टू प्रूव एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, टू प्रूव एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, आपको इलेक्ट्रॉन को वेव लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को वेव लेना पड़ेगा या पार्टिकल, बोलो ना, इलेक्ट्रॉन को वेव लेना पड़ेगा या पार्टिकल, बोलो ना, अरे बोलो ना, फिर शुरू हो गए। वेव, इसका मतलब ये एमवीआर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई हमने कैसे प्रूव किया है, हमने प्रूव किया है, वी प्रूव इट बाई वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोहर ने अपने मॉडल में इलेक्ट्रॉन को क्या माना था, पार्टिकल या वेव, बोहर ने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या माना था, पार्टिकल या वेव, बोहर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन को क्या माना गया था, पार्टिकल या वेव, बोलो ना, बोलो ना, पार्टिकल या वेव, बोहर ने वेव माना था, बोहर ने वेव माना था, बोहर ने अपने मॉडल में पार्टिकल माना था या वेव माना था, पार्टिकल माना था। तो जो चीज वेव नेचर से प्रूव हो रही है क्या वो पार्टिकल पर लगा सकते हैं, जो चीज प्रूव ही वेव नेचर से हो रही है क्या वो पार्टिकल से लगा सकते हैं, नहीं। तो बोर फंडामेंटली क्या हो गया, सही हो गया गलत हो गया, बोहर क्या हो गया, फंडामेंटली सही हो गया गलत हो गया, बोहर क्या हो गया, फंडामेंटली सही हो गया गलत हो गया, गलत हो गया ना, बोहर क्या हो गया, गलत हो गया ना। तो बस बोहर निपट गया। यहां से एक फॉर्मूला निकला, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितनी वेव्स या कितनी वेवलेंथ बनाएगा, n बनाएगा। तो n बराबर कितना है, यहां पर 3 है, तो 3 में कितनी वेव्स बनाएगा, 3 बनाएगा, सिंपल। कितनी बनाएगा, 3 बनाएगा, ठीक है। n बराबर 3 है तो इलेक्ट्रॉन कितनी वेव बनाएगा, इलेक्ट्रॉन बनाएगा 3 वेव्स। खत्म हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना, खत्म हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं पूछता फोर्थ ऑर्बिट में कितनी बनाएगा तो कितनी बनाता, फोर्थ ऑर्बिट में कितनी वेव्स बनाएगा तो कितनी बनाता, फोर्थ ऑर्बिट में कितनी बनाएगा, फोर्थ ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितनी वेव बनाएगा, बोलो ना। 4 बनाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए, घर से करके लाना, कल डिस्कस करेंगे। फाइंड द wavelength of electron in second Bohr orbit of हाइड्रोजन एटम। ये होमवर्क है, ठीक है, ये कल डिस्कस करेंगे, ये होमवर्क है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओके।
संडे को तुम्हारा जो फुल टेस्ट होने वाला है, 21 तारीख को जो फुल टेस्ट हो रहा है, उसका सिलेबस यहां तक है, यहां तक आएगा। ठीक है, संडे का जो तुम्हारा टेस्ट हो रहा है उसमें यहां तक आएगा। इससे आगे का अब जो पढ़ा रहा हूं ये टेस्ट के सिलेबस में नहीं है। इससे आगे का जो पढ़ा रहा हूं ये टेस्ट के सिलेबस में नहीं है। अभी डी ब्रॉगली की कहानी खत्म भी नहीं हुई थी। अभी दुनिया डी ब्रॉगली को समझ भी नहीं पाई थी ढंग से। अभी जनता को यह समझ ही नहीं आया था कि डी ब्रॉगली कहना क्या चाह रहा है। बोहर की गलती का सदमा अभी बर्दाश्त भी नहीं हुआ था, तब तक हाइजेनबर्ग भी आ गए। हाइजेनबर्ग एक आयरिश साइंटिस्ट थे, वर्नर हाइजेनबर्ग, और ये भी एक नई चीज निकाल के लाए। इनके आने से डी ब्रॉगली की बात को बल मिला। इनके आने से डी ब्रॉगली की बात को बल मिला। इन्होंने यह साबित किया कि डी ब्रॉगली बिल्कुल सही बोल रहा है, और जो बोहरवा था वो चोरवा था। ठीक है ना, जो बोरवा था वो चोरवा था, इसलिए बोहर ने करी थी चोरी। ठीक है, बोहर वॉज अ चोर एंड डी ब्रॉगली वॉज राइट। ओके, डी ब्रॉगली वॉज राइट, ऐसा इन्होंने साबित करके दिखाया। ठीक है, ध्यान दीजिए। $350 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में होती है विजिबल लाइट की वेवलेंथ। विजिबल लाइट की वेवलेंथ मतलब विबग्योर, वॉयलेट से लेकर रेड तक विबग्योर होता है। ठीक है, विबग्योर होता है वॉयलेट से लेकर रेड तक। ठीक है, तो मैं भी सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। जिन चीजों के मॉलिक्यूल्स का, जिन चीजों के पार्टिकल्स का, जिन चीजों के एटम्स का साइज इस रेंज में होता है, आप उन्हें अपनी आंखों से देख पाते हैं। जिनका साइज इस रेंज से बाहर होता है, इससे छोटा या इससे बड़ा, वो आपको अपनी आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। जिन चीजों के मॉलिक्यूल्स का साइज, जैसे एयर में गैसेस के मॉलिक्यूल्स का साइज इससे छोटा है, इसलिए आपको एयर नहीं दिखाई पड़ती। बैक्टीरिया का साइज इस रेंज से छोटा है, इसलिए आपको बैक्टीरिया नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है ना, बैक्टीरिया नहीं दिखाई पड़ता। तो ऑप्टिक्स के दो प्रिंसिपल हैं जिससे आपको हाइजेनबर्ग समझ में आएगा। ऑप्टिक्स के दो प्रिंसिपल हैं जिनसे आपको हाइजेनबर्ग समझ में आएगा। पहला, किसी चीज को देखना है, किसी चीज को देखना है। अगर किसी चीज को देखना चाहते हो, अगर किसी चीज को देखना है, तो उस चीज पर लाइट, उसका जो मॉलिक्यूल का साइज है, ये उसके मॉलिक्यूल का जो साइज है, अगर मान लो वो x है, तो जिस लाइट से उसको देखोगे उस लाइट की लैम्डा x के आसपास होनी चाहिए, तब देख पाओगे, अदरवाइज नहीं देख पाओगे। ठीक है ना, तब देख पाओगे, अदरवाइज नहीं देख पाओगे। एक बात, तब देख पाओगे, अदरवाइज नहीं देख पाओगे। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, देखने का प्रोसेस क्या होता है? देखने का प्रोसेस होता है, आप किसी चीज को कैसे देखते हैं। लाइट इंसिडेंट होती है, वो लाइट रिफ्लेक्ट हो गया आपकी आंख पर आती है, वो लाइट रिफ्लेक्ट हो गया आपकी आंख पर आती है और आप उसको देखते हैं। यही होता है प्रोसेस देखने का, यही होता है प्रोसेस देखने का। ठीक है, ये होता है प्रोसेस देखने का कि आप किसी चीज के ऊपर लाइट गिरी, वो लाइट आपकी आंखों पर पड़ी, तब आपको वो चीज दिखाई पड़ी, तब आपको वो चीज दिखाई पड़ी। ठीक है, ये होता है प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजिंग एवरीथिंग। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम्हें एक बहुत छोटी चीज देखनी है, तो उसको देखने के लिए जो लाइट यूज करोगे उसकी वेवलेंथ कैसी होगी? बहुत छोटी या बहुत बड़ी? कोई बहुत छोटी चीज अगर देखनी है, कोई बहुत छोटी चीज देखनी है, कोई बहुत छोटी चीज देखनी है, मान लो अपनी बुद्धि देखनी है। अपनी क्या देखनी है? बुद्धि। तुम्हें अपनी बुद्धि देखनी है, या फिर लड़कों को अपनी फ्यूचर में रिलेशनशिप में आने के चांसेस देखने हैं। लड़कों को फ्यूचर में रिलेशनशिप में आने के चांसेस देखने हैं। भैया लोगों को ये देखना है कि फ्यूचर में कोई दीदी उनसे प्यार करेंगी या नहीं करेंगी। तो बहुत छोटी चीज को अगर देखना है, तो जिस चीज को देखना है उसको देखने के लिए जो लाइट यूज करोगे उसकी वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए? बहुत बड़ी या बहुत छोटी? बहुत बड़ी या बहुत छोटी? बिग। अच्छा, अभी मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले? अभी मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले?
किसी भी चीज को देखने के लिए, किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट का वेवलेंथ उसके मॉलिक्यूल्स के साइज का होना चाहिए। लाइट का वेवलेंथ उसके मॉलिक्यूल्स के साइज का होना चाहिए। तो अगर देखने वाली चीज छोटी, तो जो लाइट इसके ऊपर डालोगे उसकी वेवलेंथ भी कैसी होगी? बोलो ना यार जल्दी से, क्यों चिखवा रहे हो? मैं भी चाहता हूं जल्दी छोड़ूं तुम्हें, तुम बोल ही नहीं रहे हो। ये साला स्नैपडील किसने इंस्टॉल कर दिया बे? स्मॉल। अच्छा, लाइट जाती है फोटोन की फॉर्म में, तो तुमने इसके ऊपर लैम्डा की फोटोन मारे, तुमने इसके ऊपर लैम्डा वेवलेंथ के फोटोन मारे। तो अगर लैम्डा होगी बहुत छोटी, लैम्डा होगी अगर बहुत छोटी, लैम्डा होगी अगर बहुत छोटी, तो फोटोन की एनर्जी होगी बहुत, लैम्डा होगी अगर बहुत छोटी तो फोटोन की एनर्जी होगी बहुत। बोलो। बोलो, छोटी या बड़ी? पढ़ लो यार, पढ़ लो। मैं तुम्हारा नुकसान ना हो, मैं तुम्हारे चक्कर में बैठे गले से क्लास ले रहा हूं, तुम पढ़ने को तैयार नहीं हो। छुट्टी 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 छुट्टी। मुझे क्या मिल जाएगा ये सब पढ़ा के? मुझे क्या मिल जाएगा ये सब पढ़ा के यार? मैं सीधे फॉर्मूला लिख दूंगा, अभी 2 क्वेश्चन कराऊंगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें 15-16 लेक्चर ऐसे ही पढ़ाए? बेवकूफ हूं मैं? बड़ी एक छोटी सी चीज को, एक छोटी सी चीज को बहुत बड़ी एनर्जी के फोटोन से मारोगे, एक छोटी सी चीज पर बहुत ज्यादा एनर्जी का फोटोन मारोगे, तो क्या वो अपनी जगह टिकी रहेगी, रुकी रहेगी, या भग जाएगी? टिकी रहेगी, रुकी रहेगी, या भग जाएगी? बोलो। टिकी रहेगी, रुकी रहेगी, या भग जाएगी? बोलो। एक छोटी सी चीज पे एक बहुत बड़ी एनर्जी मारोगे तो ये छोटी सी चीज अपनी जगह पर टिकी रहेगी, रुकी रहेगी, या भग जाएगी? भग जाएगी। अच्छा, छोटी सी चीज है तो इसमें होगा वेव नेचर। वेव नेचर होगा तो कहां जाएगी ये भी नहीं पता, क्योंकि अनसर्टेन है। छोटी सी चीज है तो उसमें होगा वेव नेचर, कहां जाएगी ये भी नहीं पता, कहां जाएगी ये भी नहीं पता, क्योंकि इसमें होगा वेव नेचर। और वेव नेचर का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। वेव नेचर का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। ध्यान से सुनो, बहुत मजा आएगा। ध्यान से सुनो, तुम्हें हाइजेनबर्ग की एकदम फील आ जाएगी कि हाइजेनबर्ग कहना क्या चाह रहे थे। तो ये ना भगे, इसके लिए क्या करें? ये ना भगे, अपनी जगह रुके रहे, इसके लिए क्या करें? ये ना भगे, इसके लिए क्या करें? इसके लिए सर एक काम करो ना, एनर्जी घटा दो। जो एनर्जी इस पर फेंक के मार रहे हो वो एनर्जी घटा दो, नहीं भगेगी। लेकिन अगर एनर्जी घटा दूंगा तो लैम्डा बढ़ जाएगा, लैम्डा बढ़ जाएगा तो दिखेगा ही नहीं, लैम्डा बढ़ जाएगा तो दिखेगा ही नहीं, लैम्डा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो दिखेगा ही नहीं। मतलब ये तो वो वाला दुख हो गया तो साला खत्म ही नहीं होता। देखने के लिए जाते हैं वो अपनी जगह रुकता नहीं है, देखने के लिए जाते हैं तो रुकता नहीं है, रोकने के लिए जाते हैं तो दिखता नहीं है। देखने के लिए जाते हैं तो रुकता नहीं है, रोकने के लिए जाते हैं तो साला दिखता नहीं है। देखने के लिए जाओगे रुकेगा नहीं, रोकने के लिए जाओगे दिखेगा नहीं। मतलब पोजीशन और मोमेंटम एक साथ निकाल, पोजीशन और मोमेंटम एक साथ निकाल नहीं सकते, पोजीशन और मोमेंटम एक साथ निकाल नहीं सकते। और यही हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड position and velocity
या फिर इसे मोमेंटम भी बोल देते हैं, ऑफ एनी पार्टिकल साइमल्टेनियसली, एक साथ एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं निकाल सकते और एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। पोजीशन देखने जाओगे वेलोसिटी में गड़बड़ हो जाएगी, वेलोसिटी देखने जाओगे तो पोजीशन में गड़बड़ हो जाएगी, पोजीशन देखने जाओगे तो वेलोसिटी में गड़बड़ हो जाएगी, वेलोसिटी देखने जाओगे तो पोजीशन में गड़बड़ हो जाएगी। इसका इक्वेशन बनता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज मोर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई की। इन दोनों को जब नापोगे, इन दोनों को जब नापोगे तो इतनी तो अनसर्टेनिटी आनी ही आनी है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मिनिमम एच अपॉन 4 पाई की तो आनी ही आनी है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अब एक बात बताओ, ये अनसर्टेनिटी, अब ये अनसर्टेनिटी नापने की एरर की वजह से आई या वेव नेचर की वजह से आई? ये अनसर्टेनिटी तुम्हारी एरर की वजह से आई या वेव नेचर की वजह से आई? बोलो ना। तुम्हारी नापने की वजह से आई या इलेक्ट्रॉन के या पार्टिकल के नेचर की वजह से आई? कोई बात नहीं रोशन राठौड़, सब कुछ समझ में आ जाएगा, तुम भी डॉक्टर बन जाओगे, पेशेंट कौन बनेगा फिर? हाँ भाई, वेव नेचर की वजह से आई। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर वेव है, इलेक्ट्रॉन अगर वेव है तो आप या तो उसकी पोजीशन ही नाप सकते हो या उसकी वेलोसिटी ही नाप सकते हो। सर वेलोसिटी कैसे? मोमेंटम p बराबर होता है mv, तो डेल्टा p बराबर होता है m डेल्टा v। मास में अनसर्टेनिटी नहीं होती, मास तो मास ही है, ठीक है ना। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v, यहां लिख दिया मैंने डेल्टा x इंटू m डेल्टा v h अपॉन 4 पाई, h अपॉन 4 पाई। ये लीजिए, या तो आप पार्टिकल, या तो आप इलेक्ट्रॉन की रेडियस ही नाप सकते हो या वेलोसिटी ही नाप सकते हो, दोनों चीजें एक साथ नहीं नाप सकते। यह हाइजेनबर्ग ने कहा है। क्यों कहा है? क्यों कहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी वेव नेचर डोमिनेट करता है। लेकिन बोहर भाई साहब ने रेडियस भी नाप के दिखाई थी, तुम्हें रेडियस का फॉर्मूला भी बताया है, और भाई साहब ने वेलोसिटी भी नाप के बताई थी, तुम्हें वेलोसिटीज का फॉर्मूला भी बताया है। दोनों चीजें साथ में निकाल दी, दोनों चीजें साथ में निकाल दी, रेडियस और वेलोसिटी। ये h अपॉन 4 पाई कहां से आए, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। तुम्हें बस इतना समझना है कि h अपॉन 4 पाई होता है, बस, ठीक है ना, होता है बस, ठीक है ना। दोनों चीजें साथ में निकाल के बोहर हो गया मस्त, दोनों चीजें साथ में निकाल के बोहर हो गया मस्त, दोनों चीजें साथ में निकाल के बोहर हो गया मस्त। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जब आया तो उसको हो गए एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, डेल्टा एक्स बराबर होगा h अपॉन 4 पाई डेल्टा पी। अगर इसको छोटा करोगे, अगर पोजीशन को एक्यूरेटली नापने जाओगे तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पोजीशन को एक्यूरेटली नापने जाओगे तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत बड़ी हो जाएगी। और अगर इसको छोटा करोगे तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब एक बार में केवल एक ही चीज को नापा जा सकता है,
या तो आप वेवलेंथ को, या तो आप पोजीशन को नाप सकते हैं, या आप मोमेंटम को नाप सकते हैं। जिसको ठीक करेंगे दूसरा वाला एरर देने लगेगा, जिसको ठीक करेंगे दूसरा वाला एरर देने लगेगा। ठीक है, जिसको ठीक करेंगे दूसरा वाला एरर देने लगेगा। ओके, इसका मतलब दोनों को साथ साथ निकालना इम्पॉसिबल है। बोहर भाई साहब ने दोनों को साथ साथ निकाला था, साथ साथ निकाला था, साथ साथ निकाला था, जो कि गलत हो गया था। अच्छा, अनसर्टेनिटी को बड़ा करना है तो मास को, मास की वैल्यू अगर कम करूंगा, छोटा करूंगा मास को, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी की वैल्यू, बोलो ना, डेल्टा एक्स और डेल्टा वी की वैल्यू बोलो ना, बढ़ेगी या घटेगी? इसको अगर छोटा करूंगा तो अनसर्टेनिटी की वैल्यू बढ़ेगी, और इसको अगर बड़ा करूंगा तो अनसर्टेनिटी की वैल्यू घटेगी। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट भी छोटी बॉडीज के लिए यूजफुल है या बड़ी बॉडीज के लिए यूजफुल है? छोटी बॉडीज के लिए यूजफुल है या बड़ी बॉडीज के लिए यूजफुल है? ये कॉन्सेप्ट भी यूजफुल है छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल इस पर थोड़े से क्वेश्चंस कराऊंगा, और कल शुरू करूंगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। आखिरी 2 लेक्चर इस चैप्टर के, एक कल और एक परसों, और कल अगर इत्तेफाक से छुट्टी हुई तो परसों और एक संडे को, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आपको पढ़ाऊंगा सारे क्वांटम नंबर्स, नोड्स, स्ट्रक्चर्स, ऑर्बिटल्स के, है ना, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर। ठीक है, ओके, चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय। तो कम ही तो पढ़ाया, 10 मिनट पहले छोड़ तो रहा हूं, है ना, 10 मिनट पहले छोड़ तो रहा हूं। ठीक है ना, ओके, चलिए चलता हूं, मिलूंगा आपसे अगली क्लास में।